हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं उन्हें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे अध्याय 1 जिसका नाम है जीव जगत में विविधता, इसके आज हम यहाँ पे प्रश्न उत्तरों को हल करने वाले हैं। तो आज इसमें हम यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न जो दिए हैं हमारे पास अध्याय 1 के अंदर, इन 10 अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे 10 प्रश्न हैं, तो आप यहाँ से इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लें। उसके बाद हम इनके एक एक करके अब उत्तर देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इनके जो आंसर है उनमें सबसे पहला जो प्रश्न था हमारा वो है प्राणी उद्यान एवं प्राणी संग्रहालय से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है प्राणी उद्यान के लिए तो यह एक मानव निर्मित जंगल में स्थापित है। पार्क का इलाका अपर्याप्त है और एक उच्च जंगल जैसा दिखता है। यह उन जूलॉजिकल पार्क में से एक है जो आधुनिक चिड़ियाघर निर्माण सिद्धांतों पर बनाया गया है। तो ये तो प्राणी उद्यान का हो गया। इसमें अब आगे और भी लाइन है, जूलॉजिकल पार्क में रहने वाले जानवरों को खुले और मोटे बाड़ों में रखा गया है। उसके बाद जो सेकंड हमारा वो था प्राणी संग्रहालय, उसी प्रश्न के अंदर उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। संग्रहालय में अध्ययन और संदर्भ के लिए संरक्षित जानवरों का संग्रह है। वन्य जीव संरक्षण में प्राणी उद्यान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पहले वे पकड़े गए जंगली जानवरों की शरण स्थली के रूप में काम करते थे। हालांकि अब उनका उपयोग जंगली जानवरों के रखरखाव, लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है समष्टि को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि की परिभाषा क्या है, किसी प्रजाति के किसी एक निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रह रहे व्यष्टि परस्पर मिलकर समष्टि कहलाते हैं। समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। व्यष्टि जन्मदाता और मरता है, लेकिन समष्टि जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है। फिर हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है वो है समस्थापन या होमियोस्टेसिस से आप क्या समझते हैं। तो समस्थापन या होमियोस्टासिस ये क्या है, ग्रीक होमोओस या समान और स्टाटिस या निश्चित खड़े रहना किसी तंत्र का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करके ताप, पीएच आदि को नियत रखता है। उसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है किन्हीं दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो पादपों के वैज्ञानिक नाम क्या है, पहला है जैसे लहसुन, इसका है एलियम सेटिवम। दूसरा है अदरक, तो इसका है जिंजिबर ऑफिसिनेल। तीसरा है अमरूद, तो इसमें आएगा सीडियम ग्वायवा। और चौथा है नींबू, तो इसका है साइट्रस लिमोनियम। और आम, इसका है मेंगीफेरा इंडिका। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। अब पांचवा जो प्रश्न है हमारा वो है किन्हीं दो जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मनुष्य होमोसेपियंस, चूहा रेट्स राइटस, कुत्ता केनिस
डोमेस्टिकस और बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिका। तो ये हमारे पांचवा प्रश्न का भी उत्तर हुआ। अब छठा प्रश्न है, मृत्यु जीवन का आवश्यक घटक है, इसे लिखिए। तो विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जीवित प्राणी के शरीर की सभी जैविक क्रियाओं का समाप्त हो जाना। जैविक प्रक्रिया को दिल के धड़कने, मस्तिष्क के निर्णय लेने की क्षमता, किडनी और लीवर जैसे अंगों के सुचारू ढंग से काम करने से समझा जा सकता है। ये प्रक्रियाएं समाप्त होते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जीवन का आवश्यक घटक है। यदि जीवों की मृत्यु नहीं होगी तो इनकी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे भोजन और आवास की कमी हो जाएगी, जो कि सभी जीवों के लिए भी हानिकारक होगा। फिर अब जो हमारा सातवां प्रश्न है वो है, टेक्सोन को परिभाषित कीजिए। तो टेक्सोन क्या है? यह वर्गक जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के क्षेत्र में जीवों की जातियों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो किसी वर्गकर्ता के मत में एक इकाई है, यानी जिसके सदस्य जातियां एक दूसरे से कोई मेल या संबंध रखती है, जिस वजह से इनको एक श्रेणी में डाला जा रहा है। फिर आठवां प्रश्न है, उपापचय को स्पष्ट कीजिए। तो उपापचय क्या है? जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती है। साधारणतः उपापचय को दो प्रकार में बांटा गया है। अपचय कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है, उदाहरण कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन, और उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। फिर जो 9वां प्रश्न है वो है, द्विनामाकरण पद्धति क्या है? तो द्विनामाकरण पद्धति क्या है? जीवों या जंतु और वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया। लैटिन शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं, वंश और जाति। उदाहरण के लिए मनुष्य जीनस होमो से संबंधित है और हमारी प्रजाति सेपियंस है, इसलिए वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस एवं प्याज के लिए एलियम सेपा है। 10वां प्रश्न है, फोना एवं फ्लोरा शब्द का अर्थ लिखिए। तो किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहा जाता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणी जात कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे अति लघुत्तरी के 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।